नमस्कार दोस्तों। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत उत्तरकालीन मुगल शासकों के बारे में पढ़ाएंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री में एक चैप्टर आता है जिसमें उत्तरवर्ती मुगल शासकों के पतन का उल्लेख है और यहाँ से भी परीक्षाओं में काफी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर, जिसने 1526 ईस्वी में मुगल वंश की स्थापना की थी। 1526 से लेकर के 1857 तक मुगल वंश भारत में रहा और 1857 में मुगल वंश का जो अंतिम शासक था वह बहादुर शाह द्वितीय था। भारत में उत्तरवर्ती मुगल शासकों का आरंभ 1707 से होता है और 1857 तक चलता है। इन्हीं के बीच में जो शासक गद्दी पर बैठे उन्हीं को हमें आज पढ़ना है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में हुई थी। तो अहमदनगर में 3 मार्च 1707 को किसकी मृत्यु हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। और औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल वंश का पतन भी प्रारंभ हो जाता है। तो इसकी मृत्यु के बाद जो शासक भारत में शासन किए उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है और उन्हीं को उत्तरकालीन मुगल शासक कहा जाता है। उत्तरकालीन मुगल शासक कुल कितने हुए थे? तो 12 हुए थे, याद रखिएगा। ये उत्तरकालीन शासकों के बारे में हम बात कर रहे हैं। उत्तरकालीन मुगल शासकों की संख्या 12 थी, जिन्होंने 1707 से लेकर के 1857 तक भारत पर शासन किया। उत्तरकालीन मुगल शासकों में पूछा जाता है कि प्रथम शासक कौन था? तो बहादुर शाह प्रथम था। और उत्तरकालीन मुगल शासक का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय था, जिसका उपनाम जफर भी था। तो याद रखिएगा कि उत्तरकालीन मुगल शासक का प्रथम शासक बहादुर शाह प्रथम और अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय जफर था। जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके पुत्र मुअज्जम, मोहम्मद आजम और कामबख्श, इन तीनों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध होता है। वैसे तो औरंगजेब के पुत्र मुअज्जम, मोहम्मद, कामबख्श, सुल्तान अहमद और अकबर द्वितीय भी थे, लेकिन जो सुल्तान अहमद था और अकबर द्वितीय था, इनकी जो मृत्यु है वह औरंगजेब के जीवन काल में ही हो जाती है। एक प्रश्न पूछा गया है कि औरंगजेब का विद्रोही पुत्र कौन था? तो अकबर द्वितीय को औरंगजेब का विद्रोही पुत्र कहा जाता है। तो औरंगजेब को जो 3 पुत्र जीवित बचे थे, मुअज्जम, मोहम्मद आजम और कामबख्श, इन्होंने क्या किया कि उसकी मृत्यु के बाद गद्दी के लिए उत्तराधिकार का युद्ध शुरू कर दिया। उस समय मुअज्जम जो था वह काबुल का सूबेदार हुआ करता था और मोहम्मद आजम जो था वह गुजरात का सूबेदार हुआ करता था, तथा जो कामबख्श था वह बीजापुर का सूबेदार हुआ करता था। इस प्रकार जब मृत्यु हुई तो मुअज्जम ने क्या किया कि अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया और यह मुअज्जम ही था जो औरंगजेब का सबसे बड़ा पुत्र था। तो मुअज्जम ने जब अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया तो उसके 2 पुत्र मुअज्जम आजम और कामबख्श ने भी बादशाह बनने की कोशिश की और इसी क्रम में उन्होंने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा। तो उत्तराधिकार के युद्ध में प्रथम युद्ध होता है जाजाऊ का युद्ध। जाजाऊ का युद्ध मुअज्जम और मोहम्मद आजम के बीच होता है। कब? 18 जून 1707 को होता है। इसमें मुअज्जम की जीत होती है और मोहम्मद आजम की हार हो जाती है। इस प्रकार मुअज्जम ने मोहम्मद आजम को किस युद्ध में हराया? जजाऊ के युद्ध में हराया था, जो कब लड़ा गया? 18 जून 1707 को लड़ा गया। इसके बाद जो अगला पुत्र बचा था कामबख्श, यह भी सिंहासन पर बैठना चाहता था। तो मुअज्जम ने कामबख्श के साथ भी युद्ध किया और वह युद्ध बीजापुर के युद्ध के नाम से जाना जाता है और यह युद्ध हुआ 13 जनवरी 1709 ईस्वी को। और इस युद्ध में मुअज्जम ने क्या किया कि कामबख्श को हरा दिया। अब मोहम्मद आजम और कामबख्श दोनों हार गए और दोनों मारे गए थे, बचा मुअज्जम। इसने अपने आप को बादशाह घोषित किया और बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण करके वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो पूछा जाए कि बहादुर शाह प्रथम का मूल नाम क्या था?
तो मुअज्जम था, याद रखिएगा। किस उपाधि के साथ वह गद्दी पर बैठा था? तो बहादुर शाह प्रथम की उपाधि के साथ वह गद्दी पर बैठा था। बहादुर शाह प्रथम के साथ ही उत्तरवर्ती मुगल कालीन शासकों का शासन प्रारंभ होता है, जिनकी कुल संख्या अभी हमने कितना बताया? 12 थी। इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उत्तरकालीन मुगल शासकों में जो प्रथम शासक हुआ वह था बहादुर शाह प्रथम, जिसका शासनकाल 1707 से लेकर के 1712 ईस्वी तक था। बहादुर शाह की माता का नाम क्या था? तो नवाब बाई था। और यह नवाब बाई कौन थी? तो यह राजौरी के राजा, जिनका नाम था राजू, उनकी यह पुत्री थी। बहादुर शाह प्रथम प्रथम ऐसा उत्तरकालीन मुगल शासक था जिसने वास्तविक सत्ता का उपयोग किया था। याद रखिएगा कि उत्तरकालीन मुगल शासकों में प्रथम शासक कौन था जिसने मुगल वंश की वास्तविक सत्ता का उपयोग किया था? तो वह था बहादुर शाह प्रथम। इसी प्रकार बहादुर शाह प्रथम ने एक नीति अपनाई थी जिसे शांतिपूर्ण मैत्री की नीति कहा गया। तो शांतिपूर्ण मैत्री की नीति किस उत्तरकालीन मुगल शासक ने अपनाई थी? तो वह था बहादुर शाह प्रथम। शांतिपूर्ण मैत्री की नीति क्या थी कि जिस समय यह गद्दी पर बैठा उस समय इसके दरबार में काफी गुट एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनके बीच अशांति थी। उन्हीं गुटों के बीच शांति स्थापित करने के लिए और अपना शासन सुचारू रूप से चलाने के लिए उसने शांतिपूर्ण मैत्री की नीति अपनाई थी। बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में एक घटना घटती है क्या कि संभाजी के एक पुत्र रहते हैं साहू जी, जिन्हें मुगल काल में 1689 ईस्वी में मुगलों के कैद में रखा जाता है। तो 1689 से लेकर के साहू जी इसके गद्दी पर बैठने तक अभी क्या थे? मुगलों के कैद में थे। तो बहादुर शाह प्रथम ने क्या किया कि साहू जी को 1707 ईस्वी में रिहा कर दिया, यानी आजाद कर दिया। पूछा गया है कि साहू जी को किसने छोड़ा था या किसने आजाद किया था? तो बहादुर शाह प्रथम ने किया था। और कब? तो 1707 ईस्वी में किया था। बहादुर शाह प्रथम ने सैयद की उपाधि धारण की। पूछा गया क्वेश्चन है कि मुगल वंश का वह प्रथम और अंतिम शासक कौन था जिसने सैयद की उपाधि धारण की थी? तो वह शासक था बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम ने सिखों के गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि की और उनसे मनसब भी प्रदान किया। तो पूछा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह के साथ संधि करके उन्हें मनसब किसने प्रदान किया था? तो बहादुर शाह प्रथम ने प्रदान किया था। बहादुर शाह प्रथम के समय में जो औरंगजेब ने जजिया कर लगाया था उस जजिया कर को समाप्त कर दिया गया, यानी इसके समय में जजिया कर की वसूली बंद कर दी गई। बहादुर शाह प्रथम के समय में एक घटना घटती है क्या कि इसके दरबार में एक डच शिष्टमंडल आया था। और वह डच शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में आया था? तो जेसुआ केटेलार के नेतृत्व में एक डच शिष्टमंडल बहादुर शाह प्रथम के दरबार में आया था। और इस डच शिष्टमंडल का स्वागत किया गया। और किसने किया? तो एक पुर्तगाली स्त्री थी जिसका नाम था जूलियाना। पुर्तगाली स्त्री जूलियाना ने डच शिष्टमंडल का स्वागत किया था। और इस जूलियाना को बहादुर शाह प्रथम ने बीबी और फिदवा की उपाधि भी प्रदान की थी। तो याद रखिएगा, बीबी अथवा फिदवा की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो जूलियाना को प्रदान की गई थी। और जो बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में जेसुआ केटेलार के नेतृत्व में डच शिष्टमंडल आया था उसका स्वागत किस स्त्री ने किया था? तो वह पुर्तगाली स्त्री थी जिसका नाम था जूलियाना। बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर भी कहा गया। बहुत पूछा गया क्वेश्चन है कि मुगल वंश का वह शासक कौन था जिसे शाहे बेखबर की उपाधि प्रदान की गई थी? तो वह था बहादुर शाह प्रथम। और यह उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो एक इतिहासकार है जिनका नाम है खफी खां। खफी खां के द्वारा बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर की उपाधि
दी गई थी। इसी प्रकार एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं जिनका नाम है सिडनी ओवन। सिडनी ओवन ने बहादुर शाह की मृत्यु पर कहा था कि यह मुगल वंश का एक ऐसा शासक है जिसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं। तो याद रखिएगा कि सिडनी ओवन ने किसके बारे में कहा था कि इसके बारे में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं, तो वह था बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु 1212 ईस्वी में हो जाती है। इसके बाद इसका अगला पुत्र गद्दी पर बैठता है जिसका नाम था जहांदार शाह। जहांदार शाह का शासनकाल 1712 ईस्वी से लेकर के 13 ईस्वी तक था, यानी एक ही साल इसका शासनकाल चला, ज्यादा नहीं चला था। तो इसके शासनकाल में जो घटनाएं घटती हैं उसको देख लेते हैं। तो जहांदार शाह गद्दी पर कैसे बैठा? उस समय मुगल दरबारों में कई गुट थे, जैसे ईरानी गुट, तुरानी गुट, हिंदुस्तानी गुट आदि गुट थे उस समय। तो इन गुटों में एक गुट था ईरानी गुट, और इसी ईरानी गुट का नेता था जुल्फिकार खां। जुल्फिकार खां ने क्या किया कि बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद इसके पुत्र जहांदार शाह को मुगल सिंहासन पर बैठाया। तो जहांदार शाह ने क्या किया कि जुल्फिकार खां को अपना वजीर बना लिया और शासन का सारा दायित्व जुल्फिकार खां के हाथों में सौंप दिया। जुल्फिकार खां ने क्या किया कि शासन का सारा दायित्व सुभग चंद्र को सौंपा था, जो एक भ्रष्ट आदमी था। इस सुभग चंद्र ने क्या किया कि इजरा व्यवस्था का प्रचलन किया। इजरा व्यवस्था का प्रचलन किया। इजरा व्यवस्था क्या थी कि यह भू राजस्व की वसूली ठेके पर दिए जाने की प्रथा थी। जहांदार शाह जुल्फिकार खां की सहायता से शासक बनता है, तो उसने जुल्फिकार खां को शासन का सारा दायित्व दे दिया कि आप ही इस शासन को देखभाल करिए। तो जुल्फिकार खां भी कोई ज्यादा बढ़िया व्यक्ति नहीं था। उसने अपना सारा दायित्व एक व्यक्ति जिसका नाम था सुभग चंद्र, इसको दे दिया। सुभग चंद्र बहुत ही भ्रष्ट आदमी था। इसने क्या किया कि इजरा व्यवस्था की प्रथा को बढ़ावा दिया। इजरा व्यवस्था क्या थी? तो यह भू राजस्व की वसूली ठेके पर दिए जाने की व्यवस्था थी, जिसके जरिए जो भू राजस्व वसूल किया जाता था उसे ठेके पर दे दिया जाता था, जिसके कारण किसकों को काफी नुकसान होता था। जहांदार शाह के समय में जजिया कर भी समाप्त कर दिया गया। इधर बहादुर शाह प्रथम ने भी समाप्त किया, इधर जहांदार शाह ने भी समाप्त किया था। जहांदार शाह से 2-3 क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्या कि किस शासक को जहांदार शाह ने मिर्जा राजा की उपाधि दी थी? तो जय सिंह को दी थी। जहांदार शाह ने जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी। इसी प्रकार अजीत सिंह को जहांदार शाह ने महाराजा की उपाधि दी थी। याद रखिएगा कि जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? जहांदार शाह ने दी। अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी थी? तो जहांदार शाह ने दी थी। जहांदार शाह जो था वह लाल कुंवर नामक वेश्या से प्रभावित था, या यूं कहिए कि वह लाल कुंवर नामक वेश्या से बहुत प्यार करता था और इसी वेश्या के बस में वह रहता भी था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है लाल कुंवर वाला। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख की संज्ञा दी गई थी। जहांदार शाह को वहां के जो लोग थे उन्होंने जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहना शुरू कर दिया, क्योंकि यह शासन के कार्यों में ज्यादा भाग नहीं लेता था, बहुत ही लापरवाह व्यक्ति था, इसलिए लोग इसे लंपट मूर्ख की संज्ञा देते हैं। तो याद रखिएगा कि मुगल वंश का वह कौन सा शासक है जिसे लंपट मूर्ख की संज्ञा दी गई है? तो जहांदार शाह था। एक इतिहासकार है जिनका नाम है खफी खां। खफी खां ने क्या कहा कि जहांदार का जो शासन काल था वह चारणों, गायकों, नर्तकों, नाट्य कर्मियों के लिए अनुकूल युग था। यह किसने कहा है? तो खफी खां ने कहा है। यह कोटेशन पूछा भी गया है परीक्षा में कि किसका शासनकाल चारणों, गायकों, नर्तकों, नाट्य कर्मियों के लिए अनुकूल युग था? तो वह शासनकाल था जहांदार शाह का। और किसने कहा था? तो खफी खां ने कहा था। जहांदार शाह की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद जो अगला शासक मुगल वंश का बनता है
वह है फर्रुखसियर। अब फर्रुखसियर गद्दी पर बैठा, लेकिन किस प्रकार बैठा? जैसे जहांदार शाह को जुल्फिकार खान ने बैठाया था, वह ईरानी गुट का नेता था, इसी प्रकार फर्रुखसियर को मुगल की गद्दी पर बैठाने वाला व्यक्ति जो था वो थे सैयद बंधु। सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को राज सिंहासन पर बैठाया। सैयद बंधु जो थे वह अब्दुल्ला खां और हुसैन खां नामक सगे भाई थे, जिन्हें सैयद बंधु की उपाधि दी गई थी। पूछा जाता है कि सैयद बंधु किस गुट के नेता थे, तो यह हिंदुस्तानी गुट के नेता थे। तो हिंदुस्तानी गुट के नेता सैयद बंधुओं ने फर्रुखसियर को गद्दी पर बैठाया। पूछा गया है कि सैयद बंधुओं का प्रभावशाली और शक्तिशाली बनना किसके शासनकाल में हुआ था, तो वह था फर्रुखसियर के काल में। यानी प्रभावशाली और शक्तिशाली के रूप में सैयद बंधु किसके शासनकाल में उभरे थे, तो फर्रुखसियर के शासनकाल में उभरे थे। फर्रुखसियर ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को युद्ध में पराजित किया, जिसके कारण अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखसियर से कर दिया था। तो याद रखिएगा कि अजीत सिंह कहाँ का शासक था? मारवाड़ का शासक था, और इसने अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ किया था? तो फर्रुखसियर के साथ किया था। फर्रुखसियर ने सिख नेता, याद रखिएगा, फर्रुखसियर ने सिख नेता बंदा बहादुर को पकड़ करके उसे मृत्यु दंड दे दिया था। तो पूछा गया क्वेश्चन है कि बंदा बहादुर का दमन किसने किया था? फर्रुखसियर ने किया था। या बंदा बहादुर की हत्या या उसे मृत्यु दंड किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो फर्रुखसियर के द्वारा प्रदान किया गया था। फर्रुखसियर ने 1707 ईस्वी में अंग्रेजों को महाधिकार पत्र प्रदान किया, जिसके कारण उन्हें व्यापारिक सुविधाएं प्रदान हुई। इसी महाधिकार पत्र को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ब्रिटिश कंपनी का। तो ब्रिटिश कंपनी का भारत में मैग्ना कार्टा किसके द्वारा प्रदान किया गया था? फर्रुखसियर के द्वारा प्रदान किया गया था। फर्रुखसियर को घृणित कायर कहा गया है, पूछा गया क्वेश्चन है, और गीदड़ शायर भी कहा गया है। तो मुगल वंश के किस शासक को घृणित कायर तथा गीदड़ शायर की संज्ञा दी जाती है? तो वह है फर्रुखसियर। सैयद बंधुओं द्वारा फर्रुखसियर की हत्या कर दी जाती है, क्योंकि आगे चल करके फर्रुखसियर और सैयद बंधुओं के बीच अनबन हो जाती है, जिसकी वजह से सैयद बंधु क्या करते हैं? फर्रुखसियर की हत्या कर देते हैं। इसके बाद फर्रुखसियर की हत्या के बाद सैयद बंधुओं ने मुगल की गद्दी पर जिसे बैठाया था वह था रफी उद दरजात। रफी उद दरजात को गद्दी पर किसने बैठाया? तो पूछा जाता है तो सैयद बंधुओं ने उसे बैठाया था। रफी उद दरजात का शासनकाल 28 फरवरी से लेकर के 4 जून 1719 ईस्वी तक था। यानी इसका शासनकाल केवल 3 महीने ही चला था। इसके बारे में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह है कि मुगल वंश का वह कौन सा शासक था जिसने सबसे कम समय तक भारत पर शासन किया था? तो वह शासक था रफी उद दरजात, जिसने 3 माह 4 दिन तक ही शासन किया था। तो मुगल वंश का सबसे कम समय तक शासन करने वाला शासक कौन था? रफी उद दरजात था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। रफी उद दरजात के समय की सबसे प्रमुख घटना यह है कि सैयद बंधुओं के खिलाफ विद्रोह किया किसने? नेकुसियर ने किया था। तो पूछा जाता है कि सैयद बंधुओं के विरुद्ध विद्रोह करने वाला व्यक्ति कौन था? नेकुसियर था। और यह नेकुसियर कौन था? तो यह अकबर द्वितीय का पुत्र था। और अकबर द्वितीय अभी हमने बताया किसका पुत्र था? तो औरंगजेब का पुत्र था और विद्रोही पुत्र था। इसी औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय का पुत्र नेकुसियर हुआ, जिसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध विद्रोह किया था। किसके शासनकाल में? रफी उद दरजात के शासनकाल में किया था। क्षय रोग से इसकी मृत्यु हो जाती है। पूछा गया है कि किस मुगल वंश के शासक की मृत्यु क्षय रोग से हुई थी? तो रफी उद दरजात की मृत्यु क्षय रोग से हुई थी। इसके बाद सैयद बंधुओं ने
मुगल वंश का जो अगला शासक सिंहासन पर बैठाया हुआ था रफी उद दौला। रफी उद दौला को सिंहासन पर बैठाया गया, किसके द्वारा? सैयद बंधुओं के द्वारा बैठाया गया। और इसका शासनकाल जो था 6 जून से लेकर के 17 सितंबर 1719 तक ही था। रफी उद दौला जब गद्दी पर बैठा तो किस उपाधि के साथ? शाहजहां द्वितीय की उपाधि के साथ वह गद्दी पर बैठा था। याद रखिएगा कि मुगल वंश का वह कौन सा शासक था जिसने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी? तो वह था रफी उद दौला। पूछा गया क्वेश्चन है ये। रफी उद दौला का उल्लेख एक चीज में और आता है कि इसी के शासनकाल में इसने अजीत सिंह की विधवा पुत्री को मुगल हरम से वापस अजीत सिंह को कर दिया था। और यह विधवा पुत्री कौन थी? तो अभी हमने बताया है कि फारूक सियर के साथ मारवाड़ के राजा अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह किया था। क्योंकि यह मर गए थे और उनकी पुत्री विधवा हुई थी, तो उस पुत्री को वापस किसने किया? तो रफी उद दौला ने किया था। बाद में यह जो पुत्री थी उनकी अजीत सिंह की, उसने हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया था। रफी उद दौला की मृत्यु पेचिश के कारण हो गई। मोहम्मद शाह रंगीला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह। मोहम्मद शाह इसका नाम है और रंगीला जो है इसकी उपाधि लोगों द्वारा प्रदान की गई थी। तो हम मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में पढ़ेंगे। पूछा जाता है कि किस मुगल वंश के शासक को रंगीला कहा गया है? तो वह है मोहम्मद शाह। और इसका जो शासन काल है वह 1719 से लेकर के 1748 ईस्वी तक चला। मोहम्मद शाह को गद्दी पर बैठाने वाले सैयद बंधु ही थे। और इस मोहम्मद शाह का जो वास्तविक नाम था वह रोशन अख्तर था। पूछा गया है कि रोशन अख्तर किस मुगल शासक का नाम था? तो मोहम्मद शाह रंगीला का नाम था। मोहम्मद शाह जिसका नाम रंगीला था, जानते ही हैं, नाम में ही छिपा है उसके काम। तो यह हिजड़ों तथा महिलाओं के प्रभाव में ज्यादा रहता था, इसलिए हिजड़ों तथा महिलाओं का प्रभुत्व इसके शासनकाल में ज्यादा रहा। यानी मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं का शासन कार्य में काफी ज्यादा प्रभुत्व होता था। सैयद बंधु, आप देख रहे हैं, थोड़ा सा हम सैयद बंधुओं के बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर ये सैयद बंधु है कौन और यह क्या थे, इनका कार्य क्या था। उस समय यह था कि मुगल दरबार में अनेक गुट थे, जैसे ईरानी, तुरानी, हिंदुस्तानी। उसी गुटों में एक गुट था हिंदुस्तानी गुट। हिंदुस्तानी गुट या हिंदुस्तानी दल। और इसी हिंदुस्तानी गुट का नेता जो थे वो सैयद बंधु थे। और ये सैयद बंधु कौन थे? तो सैयद बंधुओं में दो व्यक्ति थे, दो सगे भाई थे, जिनका नाम अभी हमने आपको बताया था। जिनका क्या नाम था? अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। ये दोनों भाई मिलकर के क्या करते थे कि जो मुगल वंश के शासक थे उनको गद्दी पर बैठाते थे और उतारते थे। इस प्रकार इन्हें क्या कहा गया? इन्हें किंग मेकर की संज्ञा दी गई। यानी यह ऐसे व्यक्ति थे जो राजा बना भी सकते थे और राजा को गद्दी से उतार भी सकते थे। मोहम्मद शाह सैयद बंधुओं से परेशान हो गया और वह इन सैयद बंधुओं से छुटकारा पाना चाहता था। इसके लिए मोहम्मद शाह ने क्या किया कि दक्कन के शासक जिसका नाम था चिनकिलिच खां, जिसे निजामुल मुल्क भी कहा जाता है, तो मोहम्मद शाह ने दक्कन के शासक चिनकिलिच खां से सहायता मांगी कि आप हमें सैयद बंधुओं से छुटकारा दिलाइए। तो चिनकिलिच खां ने क्या किया कि एक तुरानी सैनिक को भेजा जिसका नाम था हैदर खां। हैदर खां ने क्या किया कि 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को जब हुसैन अली खां मालवा की तरफ जा रहा था तो उस समय इसी तुरानी सैनिक ने हुसैन अली खां को छुरा भोंक करके उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार सैयद बंधुओं में से एक भाई जिसका नाम हुसैन अली खां था मारा गया,
दूसरा बचा अब्दुल्ला खां। इसने विरोध किया, लेकिन इस अब्दुल्ला खां को भी पकड़ करके उसे विष दे करके मार दिया गया। इस प्रकार सैयद बंधुओं का पतन हो गया। पूछा जाता है कि सैयद बंधुओं के पतन में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो ईरानी गुट ने निभाई थी। 1713 से लेकर के 1720 ईस्वी का काल सैयद बंधुओं का युग माना जाता है। याद रखिएगा, सैयद बंधुओं का युग कब से कब तक था? 1713 से 1720 तक था। जैसा कि अभी हमने बताया कि ये हिंदुस्तानी दल से संबंधित थे। इन्हें शासक निर्माता या किंग मेकर भी कहा गया है। मोहम्मद शाह के बारे में अब देख लेते हैं। तो मोहम्मद शाह के बारे में क्या था कि मुगल शासन जो था अब वह टूटने लगा था। इसके राज्य में जो मुगल क्षेत्र थे वह टूटकर बिखर रहे थे और अलग अलग व्यक्तियों ने इसके शासन में अलग अलग जगहों पर अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। और इन्हीं स्वतंत्र राज्य के संस्थापकों का नाम पूछा जाता है और इन्होंने कहां पर अपनी स्वतंत्र राज्य की सत्ता स्थापित की थी वह भी पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में किसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? तो मुर्शीद कुली खां ने की थी। और किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुर्शीद कुली खां ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। इसी प्रकार अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? सआदत खान ने की थी। किसके शासनकाल में? मोहम्मद शाह के शासनकाल में। दक्कन अर्थात हैदराबाद राज्य में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन था? तो निजामुल मुल्क था। निजामुल मुल्क ने मोहम्मद शाह रंगीला के समय में दक्कन में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। इसी प्रकार पूछा जाता है कि भरतपुर तथा मथुरा में स्वतंत्र राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो वह था बदन सिंह। बदन सिंह ने मोहम्मद शाह के समय में भरतपुर तथा मथुरा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। मोहम्मद शाह के समय में एक घटना घटती है क्या कि नादिर शाह ने 20 मार्च 1739 ईस्वी को दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। कि पूछा भी गया क्वेश्चन है कि नादिर शाह ने किसके समय में दिल्ली पर अधिकार किया था? तो मोहम्मद शाह के समय में किया था। कब? डेट याद रखिएगा, 20 मार्च 1739 ईस्वी को किया था। मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने क्या किया कि 500 घुड़सवारों के साथ वह दिल्ली पर चढ़ाया था। पूछा गया है कि किसके शासनकाल में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर चढ़ाया था? तो वह शासक था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के समय में 1720 ईस्वी में जजिया कर को अंतिम रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। पूछा गया है कि जजिया कर को अंतिम रूप से प्रतिबंधित किसके शासनकाल में किया गया था? तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में किया गया था। मोहम्मद शाह के शासनकाल में फूलों वालों की सैर नामक उत्सव प्रारंभ किया गया और यह जो उत्सव था यह ख्वाजा कुतुब शाह साहिब की दरगाह पर आयोजित होता है आज भी। और यह दरगाह कहाँ है? दिल्ली में है। तो पूछा भी गया क्वेश्चन है कि फूलों वालों की सैर नामक उत्सव किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में प्रारंभ किया गया।